सो अगर आपको याद हो 11th स्टैंडर्ड के अंदर एक चीज पूरे बुक की हीरो बनकर के सामने आई थी एंड दैट वाज नोन एज मास। याद है? पहले एक ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता था, है ना? फिर वो ऑब्जेक्ट किसी प्लेन के अंदर मूव करने लग जाता है। सो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था तो आपने इसके ऊपर पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। प्लेन में मूव करने लग गया, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। इसी मास को जब किसी ने धक्का मार दिया तो उस टाइम पर आपने स्टडी कर लिया चैप्टर नंबर 5। यू डोंट हैव टू अनएनरोल जो गूगल क्लासरूम है, अभी आप बाकी जो 11th वाला है नहीं अनएनरोल करो, बिकॉज देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनकी एग्जाम अभी चल रही है। अगर आपकी एग्जाम बाकी है तो डोंट टेक द रिस्क मत लेना, ठीक है? अभी लगे रहो उसमें, एग्जाम खत्म हो जाती है फिर उसके बाद आप लीव कर देना इज्जत से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? चलिए, सो आई वॉज कमिंग टू द थर्ड पार्ट। तो इसी मास के ऊपर क्या होता है, फोर्स लगने लग जाता है एंड आप पढ़ते हो चैप्टर नंबर 5। और फिर जब इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाती है तब आप पढ़ते हो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। फिर यही ऑब्जेक्ट आपका क्या करने लग जाता है, यही मास आपका क्या करने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है। चैप्टर का नाम बन जाता है, बताओ? रोटेशनल मोशन। वेरी गुड। या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, हम अगर बहुत प्रिसाइज हो जाएं तो चीजों को लेकर के। और फिर दो मासेस के बीच के फोर्स को हम मेजर करना चालू कर देते हैं, ग्रेविटेशन। न्यूटन अंकल, याद है ना वो एप्पल गिरा था, फिर लोगों ने बोला कि सर एप्पल की जहाँ पे वो पूरा पेड़ ही क्यों नहीं गिर गया, है ना? निकल लिए होते, आधी फिजिक्स खत्म हो गई होती। तुम लोग इतने इतने मतलब बदमाश हो कि हद है यार। न्यूटन अंकल को रिस्पेक्ट दो थोड़ी सी, इतनी भी बेइज्जती मत करो, नहीं तो बेचारे बोलेंगे गजब बेइज्जती है। सो डोंट बी इंस्टाग्रामर, ऐसा हो नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो पता चले ये मीम्स का मतलब ढूंढने के चक्कर में तुम सर्च करना चालू कर दो कि ये क्या बातें कर रहा था, ठीक है? फिर 9th 10th और इस तरीके से आपका बुक 1 का जो पार्ट था 8th चैप्टर तक कवर हो जाता था। टॉकिंग अबाउट 12th स्टैंडर्ड, यहां पे मैं शुभारंभ कर रहा हूं आपके 12th स्टैंडर्ड का, और डिस्कस करेंगे हम बुक 1 के बारे में सबसे पहले। तो यार किसी भी ऑब्जेक्ट के पास ना दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। बताओ कितनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है? दो। पहले का नाम है मास, बोलो क्या है? मास। और दूसरे का नाम है चार्ज। सर इंट्रिंसिक यानी? सॉरी, इंट्रिंसिक यानी? बताते हैं, आते हैं उसकी उसकी बात पे आते हैं, डोंट वरी। पहले पहले ये सिर्फ ओवरव्यू एक बार ले लो बुक 1 का, फिर अपन आते हैं कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या है हर एक बात पे, ठीक है? तो भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती थी, एक था उसका मास और दूसरा है उसका चार्ज। मेरे को बताओ क्या इस मास वाली कहानी के साथ आप 11th स्टैंडर्ड में डील कर चुके हो या नहीं, हाँ या ना? यस यार 12th स्टैंडर्ड के अंदर हम डील कर रहे होंगे सेकंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसका नाम है चार्ज के साथ। किस बुक के अंदर? बुक 1 के अंदर। बड़ा नखरीला है ये, बहुत बहुत आम आम लचुकड़ो है। अभी ये वर्ड का मतलब क्या है वो तुम ढूंढते रहना। बड़ा ही नाजुक सा है ये। नाजुक सा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत नखरे दिखाने वाला है। मतलब अब तुम इसको रिलेट कर सकते हो, तुम्हारी एज के अंदर तुम नखरे 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 नखरे, हाँ नहीं 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 मुंडी हिला रहे हो, हाँ झूठो, ठीक है कोई बात नहीं। सो बेसिकली बहुत नखरेबाज है ये चार्ज, बहुत यानी ओवर नखरेबाज है भाई साहब। पहले तो ये चार्ज जो है ना वो रेस्ट के अंदर होगा। बताओ किसमें होगा? रेस्ट, आराम फरमाओ तो हशे।
आराम कर रहा होगा। और साहब जब ये चार्ज तुम्हारा आराम फरमा रहा होगा ना, तब फिजिक्स की 2 चैप्टर्स के सेट को तैयार कर देगा, यानी 2 चैप्टर का सेट ये प्रिपेयर कर देगा, और उन चैप्टर्स का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, मतलब डील कर चुके हो तुम इसके साथ, क्या पढ़ लिया है क्या? वो डेली लाइफ में होता है ना, झटका वटका लगता रहता अच्छा। चलिए, तो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो है हमारे, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो है हमारे, उनके अंदर हमारा हीरो बोले तो चार्ज ये रेस्ट में रहने वाला है। और जब ये रेस्ट में रहेगा तो जिस ब्रांच में हम इसको पढ़ रहे होंगे अविरत, उस ब्रांच का नाम क्या होगा? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्जेस एट रेस्ट। तो चार्ज अगर रेस्ट में है तो स्टेशनरी है, स्टेशनरी पर से वर्ड आया हुआ है स्टैटिक्स। और इलेक्ट्रॉन इज अ काइंड ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स का, स्टेशनरी का स्टैटिक्स, इन दोनों से मिलकर के ये वर्ड बना हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी चार्ज इसमें आपका किसमें रहने वाला है? रेस्ट में रहने वाला है। फिर साहब ये चार्ज को थोड़ी सूझेगी बदमाशी, और जब इसको पहली बदमाशी आएगी तब ये क्या करना चालू कर देगा? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना चालू कर देगा। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना चालू करेगा। और जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना चालू करेगा तो अगेन इसमें 2 नखरे आएंगे। एक एक तो ये एक इफेक्ट सेट करेगा जिसका नाम बनेगा इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। बिल्कुल सही। एंड दूसरा, ये मूव करते टाइम अपने आसपास एक और रीजन क्रिएट करेगा जिसकी खोज मिस्टर ऑरस्टेड ने करी थी। तो बताओ क्या था वो? मैग्नेटिज्म। तो यस, तो वहां पे हम चैप्टर नंबर 4 के साथ डील करेंगे जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, राइट? तो चार्ज सर मूव आपने कर रहा किसका नाम होगा। बोला? हाँ जी, आपने किसका नाम बोला? ऑरस्टेड। पर वो तो किसी और ने नहीं किया था केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में। नहीं सॉरी, सेकंड में। किसमें किसमें? माइकल नहीं, कोई तो था। अरे नहीं यार, अपन तो बात कर रहे हैं कि करंट की वजह से अगल बगल के इलाकों में चुंबक बन जाता है, मतलब मैग्नेट बन जाता है। ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दो तुम लोग, ये चुंबक नहीं सुना था। मैं तुमको दिखाता हूँ, रुको, मेरे पास पड़ा हुआ है ये मेरे पिटारे में। सर मैक्सवेल मैक्सवेल। इसको हृदय चुंबक और इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं। अरे सर आप म्यूट है। बे यार, ये म्यूट क्यों हो जा रहा है? शिट। हाँ, ये इसको मैग्नेट बोलते हैं। ये रहा। ओके, सो चार्जेस के मूव करने की वजह से, जब चार्ज कहीं पे मूव कर रहा होता है तो उसके सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो डीलिंग आपको करनी होगी चैप्टर नंबर 4 के अंदर। नाम हो जाएगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, राइट? फिर उसके बाद आप इस मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हो, राइट? मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में चैप्टर नंबर 5 में। 6 के अंदर फैराडे की बात से आपको सहमत होना पड़ेगा कि अगर किसी कॉइल को मैग्नेट के आसपास ऐसे 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 नजदीक दूर ऐसे किया जाए तो उसमें भी ईएमएफ जनरेट हो जाता है। 7th चैप्टर के अंदर करंट के दूसरे टाइप जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसके साथ डील कर रहे होगे। और लास्ट में जब चार्ज तुम्हारा एक्सेलरेट करने लग जाएगा तो एक्सेलरेटेड चार्ज के आसपास प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये है आपके बुक नंबर 1 का ओवरव्यू। होप आपको ये बात
समझ में आई होगी, आई तो अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लो, क्योंकि ये कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। चलिए शुभारंभ करते हैं चैप्टर नंबर 1 का। नेम ऑफ द चैप्टर बताओ, क्या है चैप्टर का नाम? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बहुत बढ़िया। नेम ऑफ द चैप्टर और टाइटल ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो भाई शुरुआत होनी है चार्ज के साथ, और मैंने आपको बताया कि बुक 1 का अपना पूरा हीरो कौन रहने वाला है? चार्ज रहने वाला है। तो यार जो हीरो है पहले तो उसकी जानकारी हम ले लेते हैं कि वो है क्या। चलो बताओ, मेरे को गेस कर करके बताओ तुम लोग कि ये चार्ज क्या क्या तुम जानते हो चार्ज के बारे में, बताओ। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करते टाइम मैंने एक वर्ड यूज किया था, आपको याद हो तो, कि किसी भी मटेरियल के पास दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अरे कितनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है बोल? दो। पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मास। और दूसरी का नाम क्या है? चार्ज। तो बच्चे चार्ज को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम वर्ड यूज करते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच, इसकी वजह से वो क्या क्या कर सकता है? तो वो शो कर सकता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स या इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कौन कौन से इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स? तो पहला इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड तीसरा इफेक्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ये तीन इफेक्ट्स की हम बात कर रहे होंगे। इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है कोई भी मटेरियल अगर उसके पास चार्ज है। तो कौन कौन से इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स? तीन। एक है इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। तो चलिए थोड़ा सा एक क्विक टेस्ट लेते हैं। प्रथम परमार। यस सर। हेलो। प्रथम मेरे को बता सकते हो, चार्ज अगर किसी के पास है, सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो गए। कौन से तीन इफेक्ट्स अपने को मिल सकते हैं? सर आप म्यूट हो गए थे सर आप बीच में। म्यूट हो गए। नहीं म्यूट, कहाँ म्यूट हूँ यार? सर झूठ बीच बोल में रहे हो गए थे सर, क्वेश्चन ही पूरा सुनने नहीं दिया। अच्छा अच्छा ठीक है। कौन से तीन इफेक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं बताओ? मैं हाइड कर ले रहा हूँ इसको। फील्ड, फोर्स और तीसरा, इनके आगे इलेक्ट्रिक लगाना बहुत जरूरी हाँ है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यस राइट? सर। तो ये तीन चीजों की हम बात करने वाले हैं। चलिए अब आते हैं बात हम हृदय की बात पे। याद हो तो हृदय ने एक क्वेश्चन हमसे बीच में पूछा था कि सर व्हाट डू वी मीन बाय इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? ये है लड़का कि गया? ओके, ही वाज हैविंग सम क्लासेस, तो इसके लिए वो चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाते हैं हम पॉइंट के ऊपर। द थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी ऐसी चीज जो बाहर के किसी फैक्टर पे डिपेंड ना करे, है ना? जैसे देयर आर फ्यू पीपल इन दी वर्ल्ड, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनकी हैप्पीनेस उनके ऊपर डिपेंड करती है, दूसरों के रिएक्शन पे डिपेंड करती नहीं है। तो जब आप किसी चीज में निर्वाणा अचीव कर लेते हो, तब कहा जाता है कि आप इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बन चुके हो। अरे अरे, बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। यस तो चार्ज ने चीजों को अलग लेवल के ऊपर समझा हुआ है। मतलब ये जो चार्ज है ना, ये किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये खुद ही अपने आप को डिफाइन करने के लिए परिपूर्ण है, इनफ है। और ऐसी प्रॉपर्टी जो खुद ही डिफाइंड है, अपने आप से ही डिफाइंड है, उसी को हम बोलते हैं कि ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है।
बाहर के किसी फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करेगा नहीं। क्या बात समझ में आ रही है इतनी? सो डेफिनेशन वाइज अगर हम जाएं तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। अरे थम्स अप दे दो अगर इतनी बात समझ में आई तो। गाड़ी वाला या घर से कचरा अरे नहीं। वो तो सर क्लास में बहुत फेमस हुआ था, कौन? ये गाड़ी वाला। मैं तेरे को सुनाई पड़ गया, ये तेरे को सुनाई पड़ गया है। मतलब ये सॉन्ग तो सर हर 2-3 क्लास के बाद बजता था। सही है, सही है, सही है। सर एक बार डेफिनेशन रिपीट करो ना। ये आस्था, गो टू गूगल क्लासरूम, उसमें बच्चे नोट्स अपलोडेड हैं, वहां आपको डेफिनेशन अगेन मिल जाएगी। अगर डाउट है बच्चे लेट मी नो, डाउट है तो प्लीज मेरे को बताओ। ये बुरा मान गई लड़की। नो सर मैं ढूंढ रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे को लगा ये बोलती है ये बताया नहीं, झोल करी दी तू। ऐसा नहीं है, टेंशन नहीं लेना। चलिए, तो ये चार्ज जो है ना साहब, दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। चलो भाई, सबसे पहली बात, अगर कोई भी चीज मैंने आपको बता दी है तो हम इसकी दो बातों के साथ डील कर रहे होते हैं। बताओ पहली बात क्या है कि ये स्केलर है कि वेक्टर है? बताओ, क्या स्केलर है, वेक्टर है, क्या है? क्या ये स्केलर 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 है? बहुत बढ़िया भाई, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। गुड। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं तो फिजिक्स के अंदर आप डील करते हो ऐसी चीजों के साथ जिनको आप मेजर कर सको। अरे है कि नहीं? तो मेजर करने के लिए आपके पास एक यूनिट होना चाहिए, है कि नहीं है? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होना चाहिए। तो बताओ चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कूलम्ब को रिप्रेजेंट करते टाइम साहेब बहुत खास ध्यान रखना, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करोगे। कुछ लोग जल्दबाजी के अंदर इसको COULOMB ऐसा लिख देते हैं, तो साहब ये कंप्लीटली रॉन्ग है, गलत है। एग्जामिनर चाहेगा तो आपको इसके ऊपर मार्क्स कट कर देगा। कोई मेरे को बता सकता है क्या गलती है इसमें? COLOU सर सी कैपिटल है, वहां पे स्मॉल होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सी कैपिटल है। और अगर सी कैपिटल है तो ये कूलम्ब चचा का नाम है, ये यूनिट नहीं है, ध्यान रखना। तो ये अंकल का नाम है। अगर इनका यूनिट के फॉर्म में यूज करना है तो बड़ी इज्जत से सी को छोटा कर देना। राइट? सो ये कूलम्ब जो है वो एसआई यूनिट है, और ये कूलम्ब जो है दैट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कोई बता सकता है क्या सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज, चार्ज का सीजीएस यूनिट जो है वो ESU है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे आप स्टैट कूलम्ब भी बोलते हो। और रिलेशन क्या है 1 कूलम्ब और 1 ESU के बीच में? तो बताओ मेरे को, क्या 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 रिलेशन है 1 कूलम्ब एंड 1 ESU, 1 कूलम्ब और ESU के बीच में? So 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb equals to 4.8 into 10 raised to minus 10 ESU. सिंप्लीफाई अगर इसको हम कर दें तो इट कम्स आउट टू बी 3 into 10⁹ ESU, जिसमें आप SI यूनिट को CGS में कन्वर्ट कर सकते हो। सही है ना हर्ष? Yes, sir. ओके। अच्छा, अब यार याद करो 10th स्टैंडर्ड का जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर आपने चार्ज का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। बताओ क्या था वो फॉर्मूला? Q is equal to any.
Q इज इक्वल टू आई इंटू टी था। चलो मैं और रिकॉल करा देता हूँ आपको। था ऐसा ऐसा कुछ था क्या, करंट और चार्ज के बीच का रिलेशन? Yes. बे यार सारा डिलीट मार दिया तुम लोगों ने। ओए ओए अभी 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 12th बाकी है। हो ऐसे ऐसे उड़ाना मत चालू कर दो तुम कि बस सर पहचानते नहीं है अब तो ये ऐसी इक्वेशंस को। अब इनसे हमारा दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। झोल नहीं करना। विधान सही बोल रहा हूं ना? काम बढ़ेगा इनका कि नहीं बढ़ेगा बता? चलिए ठीक है। तो सर अगर यहां से मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लगाऊं तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आई। आई का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए, और टाइम जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी। सो यहां पे आप लिख सकते हो A1 T1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होने वाला है। अच्छा, चार्ज के कितने टाइप होते हैं बता सकते हो क्या? टू टाइप सर, पॉजिटिव दो नेगेटिव। टाइप होते हैं। बहुत बढ़िया। कौन कौन से? Positive और negative. पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। वेरी गुड। दो टाइप में हम इसको कैटेगराइज करने वाले हैं। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना बात के ऊपर, पूरा कंसंट्रेशन यहीं पे, क्योंकि यहीं से कहानियां स्टार्ट हो रही हैं। अब ध्यान देना। देखो, पॉजिटिव चार्ज किसको कहा है और नेगेटिव चार्ज किसको कहा है? बे ये तेरे पास ना, ये तेरे पास एक ग्लास की रॉड है। इसको क्या मान ले तू? ग्लास की रॉड मान ले, ठीक है। और एक कहीं से तो सिल्क उठा लाता है, ठीक है, सिल्क, ठीक है। અને સિલ્ક ને તે ઉપાડીને પછી આમ ગ્લાસના રોડ ને આમ બરાબર એક ઘીસુમ આમ ઘસવાનું કામ કરવાનું। इसको बराबर इसके ऊपर घसने का। वह बात समझ में आई क्या? ये तेरी ग्लास की रॉड थी और इधर तूने सिल्क ले रखा हुआ था। सिल्क के ऊपर ग्लास की रॉड की तूने एक घिसाई कर दी। ये अमर्त्या समझ में आ रहा है कि नहीं? सही है, सही है। चलो चलो चलो, फिर से क्या क्या कर रहे हैं राहुल अपन? घिसनेगा। घिसाई कर रहे हैं। किसकी घिसाई कर रहे हैं? ग्लास रॉड ग्लास की। रॉड की। और किसके ऊपर? सिल्क के ऊपर। सिल्क। यानी ग्लास की रॉड को तुमने किसके ऊपर रब किया हुआ है? सिल्क के ऊपर रब किया है। ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव व्हेन रब्ड विथ सिल्क। मतलब अगर तुमने इस ग्लास की रॉड को सिल्क के ऊपर ये बराबर घिसा तो घिसने पर इस ग्लास की रॉड के ऊपर जो चार्ज आएगा साहिब, आज से उस चार्ज का नाम क्या दे देंगे हम? पॉजिटिव चार्ज नाम दे देंगे। बोलो समझ में आ रही है क्या बात? रीना मैडम, हमको हमको बताओ, हम पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे आज से? और ग्लास की रॉड हमने उसको सिल्क क्लॉथ पे उसको घिसा तो जो चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ, लेकिन प्रोड्यूस हुआ ये कहां से आया? प्रोड्यूस नहीं हुआ है भाई। सॉरी, ग्लास की रॉड को मतलब पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ग्लास रोड ने जो चार्ज गेन किया वो चार्ज को आप क्या बोलोगे? प्रोड्यूस नहीं बोल सकते हो भैया। चार्जेस कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड। आएगा ऐसा स्टेटमेंट आएगा। अच्छा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बोलो कौन सा लॉ बन गया था वो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं तो इसी बात के ऊपर मेरे को प्रिना ने एक बहुत सही बात बता दी कि सर ये बात आपको बोल देना चाहिए था कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? कंजर्व्ड क्वांटिटी है। अरे समझ में आएगी क्या बात? मतलब जैसे एनर्जी को ना प्रोड्यूस किया जा सकता था ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में
भेजा जा सकता था मिस्टर मानित, वैसे ही चार्जेस को भी ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पण एक बॉडी माथी बीजी बॉडी માં એનું ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में उसका ट्रांसफर हो सकता है। अरे यार, कोई रॉकेट साइंस की बात कर रहा हूं क्या मैं? तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे आई क्या बात समझ में? Yes, sir. ओके गुड। सो चार्ज जो है इट इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। चलिए, तो जैसे मैंने आपको जीपीएस एक्रोनिम बता दिया कि ग्लास की रॉड पॉजिटिव बन जाती है व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क, ऐसे ही दूसरा एक है जिसका नाम है पीएनएफ। एक तुमने बिल्ली पकड़ के रखी है, क्या क्या पकड़ के रखी है बताओ? बिल्ली पकड़ के रखी है ना। एक बिलाड़ी कहानी, ऐसा गुजराती में अपने गाना हुआ करता था, पता है? हाँ सर। ठीक है, तो आप हमारे पास एक बिल्ली आ गई, ठीक है। हमने क्या किया, अब देखो, अभी तक ये रॉड तुम्हारी कौन सी रॉड थी बताओ? ग्लास रॉड। हाँ, लेकिन अब ग्लास की रॉड नहीं है, अब प्लास्टिक की रॉड है, ठीक है। देखो, मैं देखो कितनी जल्दी जल्दी रॉड्स अपनी चेंज कर रहा हूँ। ये जो कलर था ये ग्लास रॉड का कलर था, अब ये मेरी जो है वो प्लास्टिक रॉड है। मैं क्या करता हूँ, अपनी बिल्ली की खाल उधेड़ देता हूँ। वह तुम लोग बोलोगे ये कैसा कैसा खतरनाक इंसान है यार ये तो। मैं मजाक कर रहा हूँ यार। ऐसा मान ले मेरे को कहीं से कैट स्किन मिल गई। क्या मिल गई? Cat. कैट स्किन मिल गई। और मैंने क्या किया, उस कैट स्किन के ऊपर अपनी इस प्लास्टिक की रॉड को भम भम भम, बोलो क्या करा मैंने, इधर घिसाई करी। लेकिन किसकी घिसाई किसके साथ वो तो बताया ही नहीं तुमने, बताओ Plastic किसको rod किसके साथ? में cat के प्लास्टिक skin रॉड को. क्या है? प्लास्टिक रॉड को कैट स्किन के साथ। और कैट स्किन को ऐसे तुम्हारे जैसे जो बड़े बड़े अंग्रेजी के विद्वान लोग हैं वो फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Fur. फर। तो फर स्टार्ट होता है एफ से, इसीलिए लास्ट में हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है। बच्चे, जब तू प्लास्टिक को फर के साथ ऐसे घिसाई करेगा तो प्लास्टिक के ऊपर जो चार्ज आएगा ना, उसी चार्ज को आज से अपने को क्या बोलने का है? नेगेटिव चार्ज बोलने का है। बोलो बात समझ में आई क्या? यस सर। तो आज से दुनिया के उस चार्ज को हम पॉजिटिव बोलेंगे जो ग्लास रोड गेन करती है जब सिल्क के साथ रब करते हो, और आज से उस चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज बोलेंगे जो प्लास्टिक की रोड गेन करती है जब फर के साथ रब करते हो। तो और देखा ये गया कि जब दो ग्लास की ऐसी घिसी हुई रॉडों को नजदीक लेके आया गया, मतलब जब मैं ऐसी दो ग्लास रॉड्स को नजदीक लेके आता हूं तो ये दोनों एक दूसरे से ऐसे ऐसे रिपेल कर जाती हैं। बोलो बोलो क्या कर जाती हैं? ऐसे रिपेल कर जाती हैं। मतलब बताओ, लाइक चार्जेस, बताओ बताओ। Repel. ये मैं मैग्नेट से शो कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब रिपल्शन वाला ही हो, समझना इस चीज को, ठीक है। यस देखो ये दूर जा रहा है ना। बोलो हर्ष। सर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की ऑफिशियल डेफिनेशन ऐसे ही दी थी उन लोगों ने? नहीं, ऑफिशियल डेफिनेशन इस तरीके से नहीं दी गई थी। और सर एक और चीज पूछनी थी। जी बोलिए। सर अगर फर के साथ घिसना ही है तो फिर उसकी चमड़े उधेड़ने का क्या मतलब है? वैसे अरे भी घिस यार, अरे मैं वो ये एक जस्ट मैंने ऐसे एग्जांपल के फॉर्म में लिया था यार। बहुत सारी किताबों में कैट स्किन दिया हुआ होता है। तुम सच में बड़े सीरियस हो जाते हो यार ये छोटी छोटी बातों को लेकर के। इतना सीरियस नहीं होना यार, ठीक है। ओके। बेसिकली क्या होता है ना, अगर अगर जिंदा बिल्ली के ऊपर तू करेगा तो समझ ले क्या हो सकता है। अगर बिल्ली का दिमाग खराब हुआ ना
तो घिसने तो प्लास्टिक की रॉड गया होगा, इंजेक्शन तेरे को लग रहे होंगे, ध्यान रखना फिर, वो भी स्टेनलेस स्टील वाले हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि खाल उधेड़ लेना, लेकिन बच्चे ये ऐसा ऐसा मजाक में बोल रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मतलब ये है कि अगर मैं दो पॉजिटिवली चार्ज रॉड को नजदीक ले आऊं तो इनके बीच में क्या होएगा, रिपल्शन। और बच्चे जब दो पॉजिटिवली चार्ज यानी दोनों पर सेम टाइप का चार्ज है उसे हम बोलते हैं लाइक चार्जेस। तो बताओ लाइक चार्जेस क्या करते हैं, Repel each. रिपेल रिपेल करते हैं, वेरी गुड। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब एक ग्लास की रॉड जो सिल्क के साथ रब की हुई है और एक प्लास्टिक की जो फर के साथ रब की हुई है, यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, जब उन दोनों को नजदीक लाया गया यानी अनलाइक चार्जेस को नजदीक लाया गया, तो बोलो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो एक चीज और नोट कर लेना अपनी पुस्तक के अंदर हैश टैग करके कि भाई साहब लाइक चार्जेस जो है ना रिपेल मारने वाले हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करने वाले हैं। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। दो टाइप की बात थी वो मैंने यहां पर कर दी। अच्छा, अब अगर अगर आप में से किसी ने बहुत ज्यादा ध्यान से कोई आइंस्टाइन की कुछ किताबों को बहुत कंसंट्रेट करके रीड किया हो, ये देख के ये लोग मेरे को ऐसे घूर रहे हैं, बे तेरे को क्या लगता है हम इतने वेले हैं कि ये फालतू की किताबें पढ़ते रहेंगे? कोई बात नहीं, बट किसी ने अगर गलती से कुछ पढ़ रखी हो तो उनको एक ये इक्वेशन देखने को मिली होगी, m is equal to m naught under root of 1 minus v square by c square। या अगर आपने ये नहीं देखा है तो मैं आपको बताता हूँ, ये इक्वेशन आपने कहाँ देखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2, यस, डायमेंशनल फॉर्मूला वाला जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज में ये इक्वेशन आपको मिली हुई है। तो बच्चे ये बताना क्या चाहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी के साथ मूव करता है तब उसका मास v वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी के साथ ये मास क्या होता है, चेंज हो जाता है। मेरे को बताओ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कितनी है, हाउ मेनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज आर देयर? 2. कोई आवाज नहीं आई, 2 आगे बोलो, mass मास एंड and चार्ज कोई जोर से बोलो, मास एंड चार्ज, सारे बोलो, मास एंड चार्ज मास एंड चार्ज। ओके ओके। मेरे को लगा एट द एंड ऑफ द डे कोई बोलेगा जय माता दी, जोर से बोलो, सारे बोलो, है ना, लगा दोगे तुम लास्ट में उसमें सुर। पर ठीक है यार, तुम बहुत बहुत ऐसा कंसंट्रेट करके बैठे हो कि नहीं पढ़ाई कर डालनी है, गुड गुड। चलिए, सो मास जो है ना बच्चे, वो वेलोसिटी के साथ क्या करता है, वेरी कर रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो स्पीड के साथ क्या करती है, अपनी वैल्यू को बदलती है। पर यार ध्यान रखना, अपना चार्ज भाई जो है ना, ये स्पीड के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। कोई ऑब्जेक्ट कितने भी स्पीड के साथ मूव कर रही हो, चार्ज की वैल्यू कभी भी चेंज होती नहीं है। और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं फिजिक्स में, कोई मेरे को वो वर्ड बता सकता है क्या, ऐसी चीज जो स्पीड पर डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। वर्ड गूगल कर सकते हो आप, मैंने अलाउ कर रखा है आपको। और अगर आप गूगल नहीं करना चाहते हो तो आपने जो पीडीएफ ओपन कर रखी है उसके पेज नंबर 2 पर पॉइंट नंबर 5 के अंदर आपको एक वर्ड मिलेगा, उस वर्ड को आप ढूंढो और मेरे को बताओ क्या है वो वर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूं। सर कंजर्व्ड क्वांटिटी, invariant ओह अमेजिंग 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 यार, कंजर्व्ड क्वांटिटी तो मैंने पहले बता दिया हुआ था। ये आस्था दी क्या? yes sir वाह, ये बच्चे तुक्का मारा था, क्या किया था बता दो। नहीं सर देखा पीडीएफ अच्छा पीडीएफ देख ली, गुड गुड गुड। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना वो इनवेरिएंट है, क्रेडिट गोज टू आस्था, थैंक यू मैडम ये वर्ड ढूंढने के लिए। सो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है
वो इनवेरिएंट है क्योंकि स्पीड के वेरी करने पर चार्ज की बाकी लोग दुखी मत हो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले है ना, ऐसे ऐसे परेशान नहीं हो जाओ कि आस्था ने तो बता दिया हमारी तो बेइज्जती हो गई, ऐसा नहीं है, डोंट वरी। सही है ना आस्था? So this is invariant. Invariant का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है कि उस पे चार्ज कितना होगा। अरे क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, हाँ या ना? यस सर। यस अच्छा अच्छा, मान ले मैंने तेरे को एक ऑब्जेक्ट दे दी, उस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्जेस 5 है, नेगेटिव चार्जेस 2 है, तो क्या मेरे को आप नेट चार्ज बता सकते हो? +3 3 +3, वेरी गुड। अच्छा ये कैसे निकाला यार तुमने? ऐसे क्या +5 प्लस -2 इज इक्वल टू +3 ऐसा ही किया क्या कि कुछ और किया तुमने? ऐसा ही ऐसा ऐसा ही ही किया। ठीक है। और इस टाइप के एडिशन को आपके मैथ्स वाले सर ने एक स्पेशल नाम दिलाया होगा, नाम होता है इसका एल्जेब्रिक एडिशन। क्या बोलते हो आप इसको? एल्जेब्रिक एडिशन। तो टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हो आप? आप एल्जेब्रिक एडिशन कर सकते हो। यू कैन एल्जेब्रिकली ऐड दी नंबर्स को प्रॉपर साइन के साथ ऐड करना, उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एडिशन। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एल्जेब्रिक एडिशन का काम लेते हैं, उसका यूज करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नो सर। नो। हो गया। ये क्या तैयार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये अपना ऑक्टोपस तैयार हो गया है ना? ये अपना ऑक्टोपस भाई तैयार हो गया है ना? 1 पैर 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ऑक्टोपस तैयार हो चुका है अपना। अरे याद है तुमको वो एक ईयर का फुटबॉल का पूरा वो चलता था जिसमें मिस्टर ऑक्टोपस क्या करते थे, किसी एक कंट्री को टच कर देते थे, और यार देखा ये गया कि वो कंट्री जीत गई थी और उस ईयर चैंपियन बनी थी। कोई है इतना बड़ा फुटबॉल लवर? नहीं, कोई नहीं। हाँ मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली यार। 2014 ईयर मत बताओ, चैंपियन कौन बता, वो चैंपियन कौन बता, वो बता। जर्मनी। नेदरलैंड्स वाज द चैंपियन इन दैट ईयर। उस साल नेदरलैंड्स चैंपियन बनी थी। सर कंट्री का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा कुछ है यार? सुना है। मैंने सुना है। अच्छा ठीक है, मेरे को लगा ये तुम्हारे एकदम जर्मनी थी सर। जर्मनी बनी थी। सर इंडिया नहीं थी, इतना पता है। हाँ वो, वाह ये कॉन्फिडेंस देखो बंदे का। भाई 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 जोरदार, वाह बेटे, छोटा सा नोबल तुम्हारे नाम करवा दूं? बे यार इंडिया की हालत वैसे ही फुटबॉल में खस्ता है भाई, क्यों बेइज्जती कर रहा है? बुरा मान जाएगा लड़का। अरे अरे अनम्यूट करके भाई बोल दे कुछ यार, ऐसा ऐसा मत कर। कुछ नहीं है सर, ऐसा ही है। इंडिया सुधरेगी अभी थोड़ा टाइम में, देखते हैं क्या होता है। ठीक है इस बार हम तेरे को ही भेज देते हैं अंदर प्लेइंग 11 में। कोई नहीं, गुड गुड गुड, चलिए ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। गुड। सो टोटल चार्ज निकालने के लिए आप एल्जेब्रिक एडिशन करते हो, और लास्ट जो है ना, मैंने नाम भले ही ऑक्टोपस बोला है लेकिन मैं नोनोपस बना रहा हूं, ये ऐसा बोल सकते हैं, 9 पैर वाला नोनोपस, ऑक्टो से नोनो ना। चलिए, सो ये नोनोपस की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें लास्ट वाली जो चीज है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्वांटाइज। यार बाकी और जो है ना इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत जरूरी है, चलो मैं सब मानता हूं, लेकिन ये बहुत 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 जरूरी है। पहले पहले मेरे को एक थम्स अप दे दो अगर आपको ये 8 चीजें क्लियर है, तो ये 8 चीजें क्लियर है ना, तो मेरे को एक थम्स अप दे दो, तब मैं क्वांटाइज्ड की बात करता हूं कि ये क्या है।
डोंट सर्च, कुछ भी सर्च मत करो क्वांटाइजेशन के मतलब के बारे में क्या है, कहीं कुछ भी सर्च मत करो। ट्रस्ट ऑन मी, अगर आपको इतना पार्ट समझ में आया है क्वांटाइजेशन, आई विल एक्सप्लेन यू, लेकिन थम्स अप देना पड़ेगा एक, अगर समझ में आया तो, नहीं आया तो डाउट पूछना पड़ेगा। अनिकेत, तनय, अर्पण, हृदय। सर चार्ज, यस यस सर तनय। कंजर्व्ड क्वांटिटी वाला एक बार समझा ना। वो भी बच्चे ये क्वांटाइज्ड के साथ ये दोनों चीजें मैं एक साथ ही पिक कर लूंगा, टेंशन नहीं लो आप। ओके सर। यस ठीक है, गुड, अमेजिंग। अब आ जाते हैं इन दो पार्ट्स के ऊपर जिसका नाम है कंजर्व्ड क्वांटिटी और क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है। तो इससे पहले मैं आपको ये चार्ज की बड़ी स्टोरी में, बड़ी पिक्चर के अंदर लेके चलूं, थोड़ी कहानी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा एटम के अंदर लेके चलता हूँ, थोड़ी केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। अरे यार बताओ, एटम कितने फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है? 3. आंसर इज मोर देन 100। मोर देन 100। लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जाने पहचाने और इंपॉर्टेंट कौन से हैं? तो यस, दैट इज द राइट आंसर, आंसर विल बी 3, राइट। एड्रेस बताओ तीनों पार्टिकल्स का। Proton, neutron और electron. एड्रेस एड्रेस बताओ यार, ये तो आपने नाम बताया ना। ओके, दो हमारे जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस में होने वाले जो दो हैं वो है एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, और एक है इलेक्ट्रॉन जो कौन सा चार्ज रखता है? नेगेटिव चार्ज रखता है। सर आप म्यूट हो गए। नेगेटिव चार्ज रखता है, बिल्कुल सही है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा रुको रुको, अभी सब्र करो, रुको सब्र करो। तुम्हें याद होना चाहिए कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, अगर मैंने तेरे को क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेडियम बोले तो आपणू मोटेरा वाड़ू नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैंने ले जाकर के आपको खड़ा कर दिया और पूरा ग्राउंड एक एटम बता दिया, पूरे ग्राउंड को एक एटम बता दिया, तो उस टाइम पर उस ग्राउंड में रखी हुई ये नानकड़ी जे बॉल छे ने, वो छोटी सी जो बॉल है, इतू सा होता है तेरा न्यूक्लियस, बे कोई औकात नहीं है इसकी पूरे एटम के सामने। ये समझ में आई क्या बात? ओए ओए टप्पी बड़े छे के नहीं? Yes, sir. मतलब पूरे ग्राउंड के अंदर मैंने पिच के ऊपर सेंटर में ले जाकर के एक ऐसी छोटी सी, ऐसी ऐसी एकदम छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी एक बॉल ले जाकर के रख दी, ये बॉल ले जाकर के रख दी, तो बस ये तेरा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा, है ना। ये मतलब एटम तो कितना बड़ा, अबे कितना बड़ा, और न्यूक्लियस इत्तू सा, मतलब कोई औकात नहीं है इसकी उसके सामने। पर यार ये छोटा पैकेट ना बहुत बड़ा धमाका करता है। 99.9% ऑफ मास जो एटम का होता है वो इसी के अंदर सेंटर्ड होता है, और इसीलिए आपको केमिस्ट्री टीचर ने बोला होगा कि न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत भयंकर होती है। मतलब अगर मैं न्यूक्लियस वाला कोई मटेरियल ला करके एक चम्मच आपको दे दूं, एक चम्मच मटेरियल मैं आपको न्यूक्लियस का ला करके दे दूं, तो वो चम्मच अपनी पूरे मतलब अर्थ के मास के अराउंड आ जाएगा। नहीं इतना, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, इतना इतना ज्यादा भी नहीं हो जाएगा। मतलब ये समझ लो 10:6-7 की पावर के ऑर्डर का, यानी 10:6-7 किलोग्राम के पावर के ऑर्डर का ऐसा चला जाएगा, इतना भयंकर मास होने वाला है। न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है? तो माय आंसर विल बी 10:17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की, मतलब बहुत भयंकर डेंसिटी है भाई, राइट। सो आते हैं अपनी मेन बात के ऊपर। ये है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और ये है
न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रल है, और यहां पड़े हुए इलेक्ट्रॉन। साहब अगर सोडियम की बात करूं तो मेरे को बताओ सोडियम की न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स, बोलो 11 प्रोटॉन्स। बहुत बढ़िया, 11 प्रोटॉन्स हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ? 11 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 11 तो आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं और 11 ही आपके क्या हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं कि तुमने कॉन्सेंट्रेट किया बात के ऊपर या मेरे को उल्लू बनाया है तुमने पूरे लेक्चर भर। अवीश भाई क्या छो तुम्हें? आया आया आया, अनम्यूट कर। यस सर। मेरे को बता यार तू कि नेट चार्ज अगर मेरे को निकालना हो, इस सोडियम एटम के ऊपर का नेट चार्ज मेरे को निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? सर ऐड करना पड़ेगा। एल्जेब्रिकली ऐड करना पड़ेगा। अधूरी बात बोली मिस्टर रवीश आपने, मतलब फिर की लिए तुमने मेरी, है मजाक उड़ाया है, जोल कर रहा है तू। कोई बात नहीं, ठीक है, गुड। बच्चे एल्जेब्रिकली इसको तेरे को ऐड करना पड़ेगा, और जब तू +11 में -11 ऐड करेगा योर आंसर विल बी, बताओ क्या क्या है? 0। न्यूट्रल, 0। मतलब ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट विल बी न्यूट्रल या अनचार्ज्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? अनचार्ज्ड बोलेंगे। गुड। वरुण पटेल, हेलो, ऐसे आधी स्क्रीन दिखा रहा है ये लड़का। अरे यार पूरा फेस दिखा दे भाई। अरे सर ये स्टैंड है सर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। सो वरुण व्हाट आई एम आस्किंग इज कि बच्चे सोचो, मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से खींच लिया, ऐसे बाहर निकाल लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो अब मेरे को बताओ प्रोटॉन कितने बचे? प्रोटॉन उसमें, इलेक्ट्रॉन 10 है। प्रोटॉन तो 11 रहे, वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका नेट चार्ज मेरे को बताओ, कैसे निकालोगे नेट चार्ज? एल्जेब्रिक एडिशन। बहुत बढ़िया वर्ड आपने पकड़ लिया, एल्जेब्रिक एडिशन। ध्वनित आंसर बताओ क्या आएगा इस केस में? +1। +1, बहुत बढ़िया। यानी हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अब कितना चार्ज है? +1 जितना चार्ज है। अच्छा -1 चार्ज लाना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां से एक प्रोटॉन को बाहर निकाल दूंगा, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 10, यानी 10 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 11 नेगेटिव। अब ऐड करो, बताओ कितना आएगा आंसर? -1। और जितने लोग ये मान रहे हैं कि ये मैंने सही बोला है ना बेटा, ना आओ नहीं था, ऐसा होता नहीं है। बताओ ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं एक प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकाल दूं? बताओ। सर वो इतना डेंस है कि वो निकलेगा नहीं। सर उसकी एक एक करके पूछते हैं, रुको। अच्छा हैंड रेज करो, मैं अलाउ करता हूँ एक एक को। यस हरिहरन, चलो सबसे पहले आपने हैंड रेज किया, आपको ही मिल रहा है चांस, बताइए। सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है सर, और जो भी एनर्जी आप दोगे इलेक्ट्रॉन, वो सारी एनर्जी सबसे पहले सर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में यूज होगी, तो सर प्रोटॉन को डायरेक्टली रिमूव करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, गुड, मतलब ट्राई अच्छा किया है। यस अर्पण, सेकंड चांस टू यू। सर एनर्जी मतलब अपन इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा लगती है उसमें। ठीक है, अच्छा ट्राई ये भी, लेकिन मेरे को जो वर्ड चाहिए ना वो वर्ड मेरे को नहीं मिल रहा है। केविन आप ट्राई कर सकते हो, मेरे को लग रहा है आप दे दोगे। सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। भाई मतलब कलर थे हो केविन तारो, तो जोरदार भाई। ये दुनिया में 4 टाइप के फोर्स पाए जाते हैं। एक का नाम होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा होता है ग्रेविटेशनल, और चौथा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
वो कपिल सर ने अपनी जो पेज है ना उसके ऊपर ये 4 फोर्सेस के नाम आपसे पूछे हुए थे, आप लोगों ने आंसर नहीं किया। किया था क्या किसी ने? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, डन। कमिंग टू आवर टॉपिक, इन चारों फोर्सेस में सारे फोर्सेस के पप्पा कौन, बताओ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर न्यूक्लियर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। और ये फोर्सेस के पप्पा कितने रीजन में एक्टिवेट होते हैं? तो बहुत ही छोटे रीजन न्यूक्लियस में ही एक्टिवेट होते हैं। यहाँ फोर्सेस के बाप एक्टिवेटेड हैं भाई, तो इसको निकालने के लिए उनके दादाजी की जरूरत पड़ेगी, जो अपने पास है नहीं, वो निपट लिए हैं, है ना? मतलब हम प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। इन शॉर्ट, अगर कोई तुमको नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसी थियरी बता रहा है, रिजेक्ट कर देना, बोल देना भाई साहब आपने हमारी फिरकी ले रखी है, गड़बड़ किया है। तो यार अब मेरी मुसीबत ये है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज बनाना चाहता हूं, कैसे बनाऊं? यार क्लोरीन का एग्जांपल याद कर तू, क्लोरीन 17th नंबर पे है ना, 17th ग्रुप के, क्या क्या ग्रुप का, कौन से ग्रुप का है ये? 17th ग्रुप। हाँ 17th ग्रुप का मेंबर है ना। तो ये जो 17th ग्रुप का मेंबर है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आजा 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 बुला लेता है, और अपने ऑक्टेट को क्या कर लेता है? कंप्लीट। और खुद क्या बन जाता है? Cl-। बच्चे ध्यान रखना, आज से अगर मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, तो तुम समझ जाना कि वो चार्ज किसकी वजह से होगा। आंसर इज इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब अगर मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज है, तो मीनिंग पक्का हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? बाहर निकल गया है ना? Yes. और अगर बोला कि ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका होगा? अंदर आ चुका होगा। क्या ये दो बातें आपको समझ में आई? यार क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्लोराइड आयन बन गया, है ना? एक्सेप्ट किया तो माइनस, डोनेट किया तो प्लस। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, और गेन करेगी तो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। अरे बात समझ में आई क्या इतनी? यस सर। अच्छा बोर तो नहीं हो चुके हो ना? ऐसे पक तो नहीं गए हो? नो सर। ऐसा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना ये वाला सेशन के? हाँ ठीक, Yes, मतलब sir. कुछ कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, गुड। अब यार तू सोच, मैंने एक ऑब्जेक्ट में से, ये वाले ऑब्जेक्ट में से इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना चालू किया, तो मैं क्या करूंगा? आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा। बताओ, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पॉसिबल है क्या? नहीं सर। सर। मैं एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करूंगा, बताओ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा? यस। मैं 1.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं, बोलो पॉसिबल है क्या? नो सर। 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं, बताओ पॉसिबल है क्या? नो सर। कहने का मतलब इतना है बच्चे, इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा ना, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जितना होगा, है ना? अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है तो -1 इलेक्ट्रॉन जितना होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। बट शिखर कभी मेरे पास ऐसे दौड़ के आता है एकदम एक्साइटेड होकर के, बोलता है सर देखो मैंने 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, मैंने 20.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। तो बताओ, शुड आई एक्सेप्ट और रिजेक्ट? क्या करना चाहिए मेरे को? रिजेक्ट। करना चाहिए, है ना? मतलब कहने का ये इतना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर का जो चार्ज है, जिसको मैं कैपिटल क्यू से शिखर ऑफेंड तो नहीं हो गया ना? तू बुरा तो नहीं लग गया ना कि बोले मेरा ही नाम क्यों ऐसा बुद्धू जैसे क्वेश्चन में डाल दिया आपने? ठीक है। तो इस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चे जो चार्ज आएगा ना,
वो चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। पेज नंबर 2 का पहला डेफिनेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ढूंढो और रीड करके कौन बता सकता है? हैंड रेज करके बताओ मेरे को, कौन रीड कर सकता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? ऐसे रीड मत कर देना, हैंड रेज करना है ना, थोड़ी इज्जत कर लो, थोड़ी, ज्यादा नहीं। ये जिन्होंने कैमरा बंद रखा है, पता नहीं ये लोग कहाँ घूम रहे हैं, भगवान ही जाने। बे सही में तम लोग को फरवा तो न थी गया ने, ये जिन्होंने वीडियो बंद रखा है। ओके ठीक है, हो मीटिंग में, गुड गुड गुड। जैनिल, माइक ओवर टू यू। Quantization of charge means amount of charge on any object is always an integral multiple of charge of an electron. बहुत बढ़िया। चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब मारो क्वेश्चन है कि बताओ इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? बताओ, ढूंढो, ढूंढ के बताओ। -1.6 into 10⁻⁻19 -19 coulomb. बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब होती है मैग्नीट्यूड वाइज। और इसका साइन कैसा होता? नेगेटिव। सर म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। कन्वेंशनली हमने इसको क्या अज्यूम कर रखा है? नेगेटिव चार्ज अज्यूम कर रखा है, राइट? अरे बोलो, कोई डाउट इतने पार्ट में? नमस्कार। कितने लोगों का सिर दुखने लग गया? बस क्या, बस सर हवे तो बहुत है ही। प्रेरणा एंड प्रेशा एक, और कौन दूसरा? ठीक है। अमरत्य इज लाइक, अरे सर बस बस बहुत हो गया। ठीक है, ओके। और कौन है ये दूसरा नमूना कौन है? अच्छा, दृष्टि भी है। ओ ओके, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। एक बड़े ही इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, मतलब बड़ा ही सस्पेंस वाला क्वेश्चन के साथ। और सस्पेंस वाला क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे चेक करना है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है, तो क्या अट्रैक्शन ट्रू टेस्ट होगा? रिपल्शन हो। अबे यार, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाने दिया होता। गजब बेइज्जती है। बताओ फिर क्यों ऐसा क्यों? सर अगर हम कोई चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी को साथ में लाते हैं तो वो न्यूट्रल बॉडी पोलराइज होकर अट्रैक्ट होती है, लेकिन दो सेम चार्ज वाली बॉडी को साथ में लाएंगे तो वो रिपल ही करेगी। बहुत बढ़िया। और इसीलिए क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? तो आंसर विल बी रिपल्शन। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन? आंसर विल बी रिपल्शन। ओके।